बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल में घिरा हुआ है और इस सूरत हाल में पाकिस्तान बाहर कैसे निकल सकता है, क्योंकि माशी सूरत हाल एक तरफ रोज़ बद से बदतर होती जा रही है। IMF की तरफ से शुनीद भी आई, पैसे भी आए, लेकिन जो इक़दामात अब हुकूमत उठा रही है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो तमाम तर अवाम के ऊपर आ रहा है। इसके साथ साथ सियासी तौर पे सियासी री इंजीनियरिंग क्या पाकिस्तान में ख़त्म हो पाएगी, या फिर हम यही तर्ज सियासत देखेंगे जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर नई पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जाती हैं, चाहे पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का काफ हो, चाहे अब पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो। ये सब कुछ बनाया जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको सियासत का रंग दिया जाता है। सियासी रहनुमाओं की पकड़ दकड़ जारी है और आज भी पकड़ने के बाद जब उनको छोड़ा जाता है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसके बाद ऐसे लगता है जैसे वो दूध के धुले हुए हैं सारे, और उनके ऊपर जितने इल्ज़ामात हैं, जितने बुरे इल्ज़ामात हैं, जिस तरह की गद्दारी के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो तमाम तर ख़त्म हो जाते हैं। सियासी सफ़बंदियाँ अपनी जगह शुरू हैं और नए धड़े बन रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल इसलिए है क्योंकि मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो रही हैं और उन्होंने तारीख भी दी है और उसके बाद ऑब्वियसली 90 दिनों में इलेक्शंस होने हैं। ये वो आइन कहता है जिसकी कसम हम सब खाते हैं, आइन पाकिस्तान। लेकिन आज सवाल यही है कि जी क्या इलेक्शन टाइम पर होंगे? क्या PDM की जमातें इलेक्शन टाइम पे कराने के हक़ में हैं? दुबई में जो मुलाकात हुई आसिफ अली ज़रदारी साहब की और नवाज़ शरीफ साहब की, उसमें क्या तय पाया है और उस मुलाकात को लेकर क्यों मौलाना फजलुर रहमान को गुस्सा है, नाला है? वो कहते हैं कि अगर PDM की कोई चीज़ हो रही है तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे बगैर आप लोग फैसला करें, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब को मौलाना फजलुर रहमान को मिलना पड़ा और फिर उन्होंने जस्टिफाई की अपनी तमाम तर सूरत हाल। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके टाइम देने का। बुखारी साहब, सबसे पहले आप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मुलाकातों में क्या निगरान सेटअप के ऊपर कंसेंसस डेवलप हो गया है या अभी हो रहा है? शुक्रिया काजी साहब। फाइनलाइज होगा तो फिर आपके सामने आ जाएगा, फ्लैश आउट हो जाएगा। और अभी ऑलमोस्ट कोई 28 डेज़ पड़े हुए हैं और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ और पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में गुफ्तगू शनीद करते रहते हैं और गुफ्तगू शनीद के ज़रिए ही अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो रिजॉल्व किया जाता है। अभी तक तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्राइमरीली ये बेसिकली ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये जिम्मेदारी है ये लीडर ऑफ हाउस की और लीडर ऑफ अपोजिशन की है, और उसके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ हाउस अपने अलाइज के साथ बैठ के बात करते हैं तो दैट इज़ देयर इंटरनल मैटर। ठीक, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस किस्म की कोई सिचुएशन है कि जहाँ पे कोई ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नज़र आ रहा हो। ऑब्वियसली एक नाम 3 नाम प्रपोज करेंगे लीडर ऑफ हाउस, 3 वो करेंगे, उनमें से कंसेंसस होगा तो वो तय कर लेंगे। वो नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट्री कमेटी कर लेगी, पार्लियामेंट्री कमेटी एग्री नहीं करेगी तो फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन कर देगा। तो ये कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है जिसके लिए कितनी हाइप क्रिएट की जाए। ठीक, 2 चीज़ें बड़ी आपने अच्छी बातें की हैं बुखारी साहब। ये जो 3 नाम हैं जिनको फाइनलाइज करना है, मैं आपसे सवाल करने का मकसद ये था क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त राजा रियाज साहब, जो गोइंग फॉरवर्ड नून लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो जितने को अपोजिशन लीडर हैं वो हम सबको पता है। आप लोगों का ही कंसेंसस डेवलप होना है विद मुस्लिम लीग नून, तो आपको लग रहा है कि कोई नाम 3-4 नाम फाइनल हुए हैं या वो भी अभी तक नहीं हुए? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दुबई की मुलाकातों का मेन मकसद यही था कि कंसेंसस डेवलप हो जाए नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। वैसे बहुत सारी चीज़ें मीडिया पे स्पेकुलेट की जा रही हैं। वो लीड लेने की खबर
कि पहले हमने न्यूज़ ब्रेक की। जो मुलाकात हुई उसका ऑफिशियली तो ना तो नून ने कोई अनाउंसमेंट की, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। लीडरशिप मुलाकात करती थी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ मिलती हैं, और ऑब्वियसली जब वो मिलती हैं तो वो पॉलिटिकल सिचुएशंस को और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। लीडरशिप ज़रूर मिली। ऑब्वियसली जो मुल्क की सूरत हाल है, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, उसको ज़रूर उन्होंने फिर वो जो आज पब्लिक को डिलीवर कैसे करना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल उनका दारोमदार पब्लिक ओपिनियन कैसे उनको सपोर्ट लेनी है उससे, उसके लिए मेजर्स उठाने पड़ते हैं। तो मैं समझूँ कि अभी ये कबल अज़ वक्त है, और जब वक्त आएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी अराइज होगी। जो आप राजा रियाज का कह रहे हैं, इट इज़ इन बिटवीन। फिर वो राजा रियाज नून पीपल्स पार्टी का तो ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन हम क्योंकि अलाइज हैं मौजूदा गवर्नमेंट के, हमारी लीडरशिप से जब प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट करेंगे, ऑब्वियसली हमारी लीडरशिप ने हमेशा मुल्क के मामलात को आगे लेके जाने की कोशिश की। हम सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी पे बिलीव करते हैं। हम समझते हैं कि सिस्टम कंटिन्यू रहेगा तो कंसिस्टेंसी भी तब आएगी और चीज़ें रिफाइंड भी होंगी और रिफॉर्म्स भी आएंगी। तो पीपल्स पार्टी पर्टिकुलरली ये बिलीव करती है कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसको अप होल्ड करना। अच्छा बुखारी साहब, लेकिन सिस्टम की कंटिन्यूटी की आपने बात की, बिल्कुल आई एंडोर्स, और पीपल्स पार्टी के बारे में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ही ये है कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। मौलाना फजल रहमान को क्यों एतराज़ हुआ जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात से? वो कहते हैं कि अगर पीडीएम के लोग मिल रहे हैं या पीडीएम में शामिल जमातें या हुकूमती अरकान मिल रहे हैं और हुकूमत पीडीएम की है, ऑल्दो उसके अंदर आप लोग यू आर अ पार्टी टू इट, नॉट ऑफ पीडीएम बट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, तो वो कहते हैं कि मुझे आप लोगों ने क्यों नहीं अंदर इन्वाइट किया? कौन सी ऐसी बात थी जिसकी पर्दादारी आज मौलाना फजल रहमान से भी हो रही है? देखिए मौलाना साहब से अब सवाल तो प्राइमरीली आप उनसे करें कि जी आपको क्यों नागवार गुजरी ये मुलाकात। हाँ। पहली बात तो ये कि सवाल मुझसे नहीं बनता, ये मेरी जमात से नहीं बनता। सेकेंडली मौलाना साहब को गिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कतन नहीं है, क्योंकि हम तो पीडीएम में नहीं है, पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। वो जिस पीडीएम को लीड कर रहे हैं, जिसके वो प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी उनके पास नून के हैं और बाकी दीगर जमातें हैं, ये पीडीएम का इंटरनल मामला है। पीपल्स पार्टी के साथ ना तो मौलाना को गिला तो ना कुछ शिकवा, ना होना चाहिए हमसे। ठीक, अच्छा चले, गिले शिकवे आपने बात की, वो आपकी बातें इतनी अच्छी होती है ना, उनसे ही बात निकल आती है। वो गिले शिकवे में वो पता चल रहा है कि मौलाना साहब सदर की जो पोजीशन है उसके लिए ही इज़ वेरी विलिंग, और दूसरी तरफ जरदारी साहब का भी नाम इसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पहले जो जरदारी साहब का टेन्योर गुजरा एज अ प्रेसिडेंट उसको सारे आइडलाइज करते हैं। इसको आप क्या समझ रहे हैं? ये किस तरफ गपशप जा रही है, बातचीत जा रही है? काजी साहब, मौलाना साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हर पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है वो ऑब्वियसली जब पॉलिटिक्स में है और जब वो समझते हैं कि हमें पब्लिक सपोर्ट है, तो वो किसी ऑफिस के लिए एस्पायर करे तो ये कोई गलती तो नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं है, कोई जुर्म तो नहीं। एनीबडी कैन एस्पायर फॉर दैट ऑफिस। ठीक, लेकिन ऑफिस मिलता किसको है? वो जिसको पार्लियामान में और प्रोविंशियल असम्बलीज में जिनको सपोर्ट मिलेगी उन्हीं को मिलता है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का जो है वो चारों नेशनल प्रोविंशियल असम्बलीज और नेशनल असम्बली और सेनेट है। ठीक, तो लेट्स सी, ख्वाहिश पे इजहार करना तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। पीपल्स पार्टी भी इस ख्वाहिश का इजहार करती है कि जी हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हम उनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। ठीक, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन तब होगा जब नए इंतखाबात होंगे और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो वजूद में आ जाएंगे, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज हो, चाहे वो प्रेसिडेंट के लिए हो। तो ये बात उस वक्त सारी सामने आ जाएगी। ख्वाहिश का इजहार करना तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, तो ख्वाहिश का इजहार है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इस चीज़ का ख्वाहिश का इजहार कर रही है तो ज़्यादा इफेक्टिवली पीपल्स पार्टी ही नज़र आती है। आप अगर इसको सेकंड करना चाहें कर दें, ना करना चाहें तो इट्स ओके। देखें नहीं, ये आपकी असेसमेंट है ना, आपकी ख्वाहिश नहीं ये है। आपका अंदाज सोच। लेकिन हम तो ये आज मैं एज अ पोलिटिकल वर्कर, एज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट,
मैं तो ये समझता हूँ कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी रिजल्ट्स ऑफ दी कमिंग इलेक्शंस। ठीक, अच्छा, ख्वाहिश हम भी रखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ज़रा बताएं, ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं ये कब होंगी? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि जी शायद ये इलेक्शन से पहले हो जाएं। अब वज़ीर आज़म ने डेट अनाउंस कर दी, वो कह रहे हैं जी हम असेंबलियाँ तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि विदिन 90 डेज़ अब इलेक्शंस होंगे। तो ये जो इस्लाहात हैं ये कब होंगी, और क्या इस्लाहात के बगैर आप लोग इलेक्शंस में जाने को तैयार हैं? मेरा ख्याल है आपको इस बात का कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस्लाहात नहीं होंगी। आज वो ऑलमोस्ट 99% तो उसमें एग्रीमेंट है। हुकूमती जमात जो है या जो जमातें शामिल है हुकूमत में, उनका और अपोजिशन का, इवन सो मच सो कि PTI का भी उस पर कंसेंसस है। उन इस्लाहात पे मोस्टली ये प्रोसीजरल है और जो मेरी नज़र से गुजरी हैं थोड़ी, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में नहीं, लेकिन मैंने उसको देखा है। और ये पार्लियामेंट जब इसको पास करना चाहे तो एक हाउस में इनिशिएटिव होगा, इसको बिल अगर मूव करता है तो वो विद इन नो टाइम, एक दिन में 2 दिन में पास कर देता है, तो आगे वो दूसरे हाउस पे चला जाएगा। और इस पर शायद वो भी ज़रूरत ना पड़े कि स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र करने के लिए, कि ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ठीक, स्पीकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी है और उनका कंसेंसस डेवलप हो चुका है। ठीक, तो जिस दिन में ये टेबल होगा, सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे ये पास हो जाएगा, एक हाउस से दूसरे हाउस को ट्रांसमिट हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी तो 28-29 दिन पड़े हुए हैं। ठीक, बुखारी साहब मुझे एक ब्रेक का जी कहा जा रहा है, बुखारी साहब मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पॉलिटिकल पार्टी कमेटी इस चीज़ को लेकर इसका इजलास जारी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अब जिस वक्त हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो सैयद नईम बुखारी साहब से कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी बुखारी साहब, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन या पाबंदी लगाने की बात है उसको एजेंडे से निकाल दिया गया है, और अपेरेंटली ऐसा सुनने में आ रहा है कि जी कंसेंसस डेवलप हो गया है इवन विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो सर ये तो एक खुश आइंद चीज़ है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली देखें ना जी, लेजिस्लेशन काम है, ना आपका काम है ना मेरा काम है, ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है, और इसीलिए आवाम उनको मुंतखब करके वहाँ भेजते हैं, और उन्होंने जिसको बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट समझा उसको उस पर उनका कंसेंसस आ गया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मैं पर्सनली मैं फील करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्सेप्ट करना या उनको रिजेक्ट करना ये आवाम का हक़ है। वेरी राइट। और ये हक़ आवाम के पास रहना चाहिए। अगर किसी पार्टी को समझते हैं कि वो पॉलिटिकली उसका एग्जिस्टेंस जो है वो मुल्क के मफाद में नहीं है, रियासत के मफाद में नहीं है, तो प्राइमरीली अगर आवाम उसको मुस्तरद कर दें तो वो बहुत बेहतर तरीका होता है। बिल्कुल सही। अच्छा बुखारी साहब, ये जो अभी आपने बात की, और ये ऑब्वियसली एक जमहूरी बात है, ये क्यों चीज़ इस हद तक फोकस की जा रही थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इस पूरे प्रोसेस से निकाल दिया जाए? और आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, एक जमहूरी शख्स यही कहेगा ये, लेकिन ये माइंडसेट या ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये क्यों इस तरह सरफेस हुई है, और उसको हुकूमत के बहुत सारे वुज़रा जो हैं वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह भी इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे थे कि जी ये पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए जी, ये इसका जवाब तो फिर वो जो इंडोर्स कर रहे हैं, वह प्रपोज कर रहे हैं, उनसे जवाब बनते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट और अगेंस्ट स्टेट काम करती है, पाकिस्तान के इंटेग्रिटी और सॉलिडरिटी के खिलाफ काम करती है, तो कानून तो मौजूद है। बिल्कुल सही। वो उसका इनिशिएटिव लेना तो वो वफाकी हुकूमत का काम है, या कोई इंडिविजुअल भी मूव कर सकता है। वो ऑलरेडी किसी इंडिविजुअल ने मूव भी किया हुआ है, जो सबका PTI का रुकन था जी, ओन चौधरी। तो ये तो अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करती है, जो राजुल वक्त कानून हो, जो लॉ ऑफ द लैंड हो, अगर उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी वायलेट करती है
तो फिर उस पर जिसकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा और अल्टीमेटली ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी जो अमेंडमेंट जो प्रपोज हो रही थी उसमें ये था कि शायद पहले पार्लियामेंट में ये इशू आए और फिर वो रेफ़र हो सुप्रीम कोर्ट को। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाबंदी लगाने का कानून पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, और उसके लिए वो कानून इन्वोक कब होता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उस कानून की वायलेशन करती है। तो बिल्कुल ठीक। अच्छा, इंटरम सेटअप जो अब आने जा रहा है वो 90 दिनों के लिए आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी ये केयर टेकर सेटअप होगा जो शायद अगले 6 महीने साल चले। पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो फर्मली बिलीव करती है। हम बारहा कह चुके हैं, मेरी क़यादत कह चुके हैं, चेयरमैन बिलावल कह चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कह चुके हैं, हमारे बाकी लीडर कह चुके हैं कि हम वो टाइम फ्रेम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसमें जनरल इलेक्शन हम चाहते हैं कि होने चाहिए, और यही पाकिस्तान में जमहूरियत और पार्लिमानी जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी है। ठीक, लेकिन अगर एक्सटेंड किया जाता है बुखारी साहब तो फिर पीपल्स पार्टी इसको मतलब आप एग्री कर जाएंगे क्योंकि आप लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, या आप एग्री नहीं करेंगे, आप रेजिस्ट करेंगे, आप कहेंगे जी नहीं, वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट अगर आप लोग इसको एक्सटेंड करते हैं? इट्स एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन काजी साहब। जब वक्त आएगा वील एग्जामिन इट, और ये एक्सटेंशन ये गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। हाँ, जिसका हम हिस्सा हैं जी, ये तो 12 अगस्त की रात को ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद केयर टेकर होंगे, फिर लेट्स सी केयर टेकर क्या बात करते हैं, जो आपने मामलात को एक्सटेंड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। और फिर सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, उधर इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन की अपनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना। वो केयर टेकर उसको सपोर्ट कर सकती है, असिस्ट कर सकती है, लेकिन जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, मौजूदा सेटअप जो है डिज़ोल्व हो जाएगा, तो फिर बहुत सारे अख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। इवन पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो भी नहीं हो सकती इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरे सवाल हाइपोथेटिकल नहीं था बुखारी साहब, बेसिकली जो पंजाब और केपी में हम सूरत हाल देख रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली एक सवाल, ये बड़ा ही चुपता हुआ सवाल है हम सबके लिए कि जी क्या टाइम पे होंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी इस हद तक है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी, वो अनसर्टेनिटी किसने क्रिएट की? वो जुडिशरी से की वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई। व्हाट राइट जुडिशरी हैज गॉट कि जी वो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखते? वो उन्होंने 63A को उनको डिस्क्वालीफाई भी कर, उनको रीसीट भी कर दिया, उनके वोट भी नहीं गिने। ये लिखा हुआ है कहीं जगह आइन में, और फिर डेट वो खुद देते रहे, पंजाब की दी और उधर केपी के भी नहीं दी। फिर वो एक और इशू था कि वो जजमेंट 332 की थी या 43 की थी, तो वो भी कंट्रोवर्शियल था। तो मैं समझूँ कि उसको आप जो बाजी हो चुके हैं उसको आप डिस्कस तक करें, मुस्तकबिल को देखें कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम काम करते रहे। बिल्कुल ठीक है। सैयद दहीर हुसैन बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा IMF क्या कह रहा है हमें, हुकूमत क्या कह रही है, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, रुपी डॉलर फ्लक्चुएशन जो है ओपन मार्केट के अंदर वर्सेस इंटरबैंक, ये क्या चल रहा है, क्या डॉलर का रेट कंट्रोल में होगा या नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं जी 300 तक जाएगा आज भी IMF से पैसे आने के बाद। हुकूमती दावे इसके बरक्स हैं, हुकूमत कहती है नहीं 250 पर भी आ जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, इस पर भी बात करेंगे उन लोगों से जो इसको बड़े इन डेप्थ जानते हैं, और उसके साथ साथ हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे, हुकूमत क्या समझ रही है, या हुकूमत और इनकी अंडरस्टैंडिंग एक है, सेम पेज पर है, या फिर ऑपोजिट पेज पर है। इस पर बात करते हुए मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब देने का जो प्रोग्राम था वो मंजूर कर लिया है, जिसके ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जिसमें अभी $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मिली है। 3 ट्रेंचेस में किस्त है, एक अभी है,
एक जिस वक्त इंटरम सेटअप आएगा तब मिलेगी, और एक उसके बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तब मिलेगी। IMF को भी पता है पाकिस्तान किस तरह ऑपरेट हो रहा है, IMF ने बिल्कुल उसी तरह कहा है। और इसहाकडार साहब कह रहे हैं जी हम सोच भी नहीं सकते कि जो इस दफ़ा टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे पे लागू की गई हैं हम उससे हिलें। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि ये कोई हलवा या खीर नहीं है, इसके लिए बड़ी सख्त शराइत हैं। बिल्कुल, ये तो हमेशा से ही हम देखते आए हैं। अब ये शराइत पूरी किसने करनी है? या तो ये शराइत हुकूमत को पूरी करेगी या फिर इन शराइत का इतलाक, मतलब ये जो बोझ है वो एज़ यूजुअल आप पे और मेरे आएगा। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पे बात करते हैं। इसके साथ साथ जो रुपये डॉलर एक पैरिटी चल रही है, फ्लक्चुएशन चल रही है, रोज़ खबरें दी जाती है कि जी आज डॉलर कम हो गया है, आज रुपया और मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसमें क्या रियलिटी है? क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा है, हुकूमती दावा ये है, इसहाकडार साहब का दावा ये है कि जी डॉलर को तो नीचे होना चाहिए तकरीबन 250 पर। वो तो 220 की बात करते हैं, चले 250 हम रख लेते हैं। लेकिन आज भी ओपन मार्केट में ये क्यों बात है कि जी 300 क्रॉस करेगा ही करेगा डॉलर, इवन आफ्टर IMF के पैसे आ चुके हैं, वर्ल्ड बैंक हमें पैसे दे रहा है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। मेरे साथ है राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और मेरे साथ हैं मलिक बोस्तान, प्रेसिडेंट फॉरेक्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राना एहसान साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। IMF से खुदा खुदा करके पैसे आ गए, पहली ट्रेंच आ गई, और ये जो वो इसहाकडार साहब की स्टेटमेंट है कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि खिलाफ वर्जी की जाए, वो भी ज़्यादती होगी। और शहबाज शरीफ ने जो कहा है कि IMF प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, शराइत बड़ी कड़ी हैं, इनका ज़रा डिटेल मुझे समझाएं और आवाम को समझाएं। कड़ी डिटेल से क्या मतलब है और इसका इम्पैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन, बोझ किस पर आने लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे प्रायर एक्शंस तो मुकम्मल कर लिए गए हैं। मिसाल के तौर पे हम 9,200 पे टैक्स का हदफ रख रहे थे, वो 9,415 अरब रुपए के ऊपर फाइनलाइज हुआ। तो वो जो टैक्स का 215 अरब का हदफ है, एक ये शराइत थी। फिर PDL की 60 रुपए की है, जो गालबन अभी 55 रुपए पे पेट्रोल पे ऑलरेडी है, तो 5 रुपए उस पर इजाफा होगा। उसके अलावा जो एनर्जी प्राइसिंग है वो भी महल्लावार जो है आगे आने वाले महीनों में थोड़ी बहुत रेज होगी। रीबेसिंग, एनर्जी प्राइसिंग की रीबेसिंग है, तो बहुत सारे मामला तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जो मुश्किलात थी वो कवर हो चुकी हैं। यही वजह है कि हमें पहली ट्रांच मिल चुकी है 1.2 बिलियन की IMF के साथ। अब 2 ट्रांचेस और हैं, उसके लिए क्वार्टरली रिव्यूज होंगे और उसके अंदर जो बजट के टारगेट्स हैं उसको स्टडी किया जाएगा कि वो आप मीट करते हैं, नहीं करते, फिस्कल डिसिप्लिन के लिहाज से, और आपकी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो अगले साल की उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो काफ़ी हद तक जो बोझ आना था वो आ चुका है। थोड़ा बहुत जो है वो एनर्जी प्राइसिंग की रीबेसिंग के तहत और गैस प्राइसिंग की रीबेसिंग के तहत आप आगे देखेंगे। लेकिन आप बचे किस चीज़ से हैं? आप मैसिव डिवैल्यूएशन से बचे हैं, लो लेवल ऑफ रिजर्व्स, डिफॉल्ट का रिस्क जो था, आपका बॉन्ड जो 25 सेंट्स पे जो है वो ट्रेड कर रहा था, या उसकी आउटलुक थी कि 25 सेंट पे, वो आज 80 सेंट को क्रॉस कर चुका है। तो पॉजिटिव्स ये हैं कि आपको फिच जो है उसने आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी आउटलुक को इंप्रूव कर दिया है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज में एक मैसिव पॉजिटिव रुझान है। आपकी डॉलर प्राइस जो है वो नीचे आई है। बिल्कुल, आज अगर एक दिन में कोई फर्क महसूस हुआ है तो ये जो ओपन मार्केट होती है इसमें स्पेकुलेटर्स का एक अमल होता है, लेकिन ये भी अब फंडामेंटल आउटलुक जो है पाकिस्तान की लिक्विडिटी डॉलर के लिहाज से बेहतर है, और ये आगे आप बेहतरी देखेंगे एक्सचेंज रेट के अंदर भी। अच्छा, तो इसमें 2 चीजें ठीक हो गया। ठीक, इसमें 2 चीजें राना साहब जरा वो भी हमें समझाएं। पेट्रोल लेवी पे पहले 50 रुपए था, अब 60 रुपए हो गया। अभी पेट्रोल प्राइस और बढ़ेगी, इसका मतलब है अवाम पे वज़न और आएगा। दूसरा, एनर्जी की बात की, आज रात को 12 बजे खुशखबरी है वैसे तो अवाम के लिए कि 4 रुपये 96 पैसे पर यूनिट बिजली और महंगी होने लगी है। तो सर, अगर इम्पैक्ट राना साहब सारी चीज़ों का अवाम के ऊपर ही आना है तो अवाम का कसूर क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। अवाम कितने टैक्सेस दे, कितने स्लैब्स उनकी आप बढ़ाएंगे? अगर इस दफ़ा, मैं उस दिन देख रहा था ये बिजली के जो बिल आए हैं, एक हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, वो कह रहे थे कि मेरी पूरी फैमिली गई हुई है नॉर्थ की साइड पे पिछले 20 दिनों से और बिल 50,000 रुपये आया है। मुझे नहीं पता किस चीज़ का आया है।
नहीं देखिए, ये तो हो सकता है एक आधा ऐसा इंसिडेंट हो कि बिलिंग रॉन्ग हो गई हो, गलत हो गई हो, इस महीने लेकिन सबकी वैसे गलत देखिए आई है, आपको मैं बता बताऊं, रहा हूं सिर्फ। मंसूर देखें, हमें बिल्कुल आप 21% का हदफ है इन्फ्लेशन का इस साल के अंदर, लेकिन वो कम है। इंशाल्लाह इससे हम कम पे आएंगे। कमोडिटी सुपर साइकिल दुनिया में टूट गया है, उसका भी एक नतीजा महंगाई की कमी में के अंदर आएगा। लेकिन बात यह हमें ये समझना होगा कि अगर ये आईएमएफ की डील ना होती तो फिर क्या होता। देखें, फिर मुल्क डिफॉल्ट रिस्क में होता, फिर मुल्क के अंदर अगर अगर आप उस तरफ जाते, आपका रुपया डिवैल्यू होता, तो जो हमने देखा पीटीआई जिस तर्ज पे छोड़ के गई थी मीशत को, हमें कितनी ज्यादा डिवैल्यूएशन देखनी पड़ी और ज्यादातर परसेंटेज महंगाई की शरह की उस डिवैल्यूएशन से रिलेटेड थी, तो वो अब थम गई है, रुक गई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक साल शायद मुश्किल है, लेकिन महंगाई एक आधे साल के अंदर अब कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। अभी आपने देखा कि 9 पॉइंट्स महंगाई के अंदर कमी आई पिछले महीने के बनिस्बत मई के महीने में, जो जून के फिगर्स आए, तो जुलाई इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। तो हम लोग मुश्किल हालात इस मुल्क में खत्म नहीं हुए, अभी हमें और भी आगे जाके भी जो नई हुकूमत मुंतखब होगी उसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे। और लेकिन आप ये देखें कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत जो है ट्रांजिशन के दौर में, अब ये इख्तिताम पजीर है हुकूमत, इसने रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक पॉलिसी जो है अपनाई है, आईएमएफ का मुआहदा जो है वो बहाल किया है और पहली ट्रांच आ गई है। यही अगर आप ट्रांजिशन को कंपेयर करें इमरान खान के साथ, तो उसने आईएमएफ के मुआहदे को फाड़ बाहर फेंका और जो सब्सिडीज अनाउंस की उसने मुल्क की इकोनॉमी को डीरेल कर दिया। ठीक, लेकिन इसके अंदर ये बात ठीक है, लेकिन राज साहब मुझे एक चीज जरा बताएं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस तरह आईएमएफ की आप लोगों के साथ इस दफा अंडरस्टैंडिंग हुई है 3 ट्रेंचेस के अंदर, एक ट्रेंच जो है वो अभी आ चुकी है 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर की, दूसरी 1.8 अरब की नवंबर में आनी है और तीसरी फरवरी में आनी है, और वो सारी चीज़ें के इलेक्शन होंगे, इंटरम सेटअप आएगा, 3 महीने इंटरम सेटअप रहेगा और फिर एक परमानेंट गवर्नमेंट आएगी। उसने पूरी उसकी जो टाइमलाइन है वो डिफाइन कर दी है। अब हुकूमत में होते हुए आपसे सवाल है, ये जो इंटरम सेटअप प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया है जी 13 को हम लोग खुदाफिज कर रहे हैं, तो ये जो एक इंटरम सेटअप आ रहा है, क्या ये टाइम फ्रेम के लिए आ रहा है या लोग कहते हैं 2024 तक जाएगा और फिर देखेंगे क्या होगा? ये देखें, पीएमएलएन बड़ी क्लियर है इस चीज में कि इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है आइन के मुताबिक। आइन आपको 60 to 90 डेज का कहता है, डिपेंडिंग कि कब आपकी असेंबली डिसॉल्व होती है। असेंबली हमारी अगस्त के पहले 2 हफ्तों के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, तो हम इलेक्शन को अक्टूबर नवंबर में देख रहे हैं। ठीक है। और हमारा ये स्टांस है कि मुल्क की मईशत के लिए भी ये बेहतर होगा कि नया सेटअप 5 साल के मैंडेट के साथ जल्द आए और वो अपनी ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसको मुकम्मल करे, और फिर अगर जरूरत हुई तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए होती है, आपका मीडियम टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है आईएमएफ की, वो उसमें जाए जहां आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकें 3 सालों के अंदर। तो ये बेहतर होगा, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर होगा। तो हमारी पीएमएलएन समझती है, प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि अक्टूबर नवंबर पाकिस्तान के लिए इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन महीना है, और यही स्केड्यूल फॉलो होगा। ठीक, आपने अभी बात की है कि अगस्त के सेकेंड वीक के अंदर ऑब्वियसली हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है। अगर एक केयर टेकर, अब लोगों ने डेफिनेशन फ़र्क कर दिया है केयर टेकर वर्सेज इंटरम। वो कहते हैं जी केयर टेकर सेटअप तो आता है, वो टाइम करता है पूरा और वो चला जाता है। इंटरम जो है उसका टाइम डिफाइन नहीं है, वो 3 महीने से लेकर अनकाउंटेबल डेज के ऊपर जा सकता है। क्यों आप लोगों के ऊपर लोग को यकीन नहीं है? अभी ये नैयर बुखारी साहब भी कह रहे थे कि हाँ होना चाहिए, आप भी कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यकीन क्यों नहीं है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे? देखिए, लोगों ने तो इस चीज पे भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया, बल्कि बात ही यही होती रही कि असेंबली अपना टेन्योर 1 साल से बढ़ा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि प्रोपेगेंडा होता रहा, लेकिन कभी हमारी पार्टी से किसी कैबिनेट मेंबर ने या किसी जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए फर्द ने
ये बात नहीं की कि जो है हुकूमत अपना टेन्योर 1 साल या 6 महीने से बढ़ा लेगी, लेकिन ये रूमर्स चलते रहे। शायद कोalition पार्टनर्स में से किसी ने कहा इस चीज को, लेकिन ये नहीं हुआ। अब आप देख रहे हैं कि हुकूमत इख्तिताम पजीर है। इसी तरह मैं समझता हूं कि देखें, हमारा इस गवर्नमेंट का रोल अगस्त में खत्म हो जाएगा। फिर जो सारा मामला है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाएगा और आइन के मुताबिक 60 to 90 डेज इलेक्शन बनते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि ये आगे लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ साहब को मिल गई है। वो तराजू जो थे वो तो बराबर की बजाय अब तो झुक गए हैं, तो अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और इलेक्शन लड़ने लगे हैं। देखें, यहाँ ना बड़ा ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के कुछ मेंबर्स कहते हैं कि प्री पोल रिगिंग है हमारी जमात के साथ, लेकिन जो 9 मई के वाकयात हैं तो उन पे क्या एहतसाब ना हो, बिल्कुल उन पे क्या कानूनी कार्रवाई ना हो, बिल्कुल तो ये लाजिम है कि वो कार्रवाई होगी। और फिर जो है, इसको मैं नहीं कहता कि ये हो गया है तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। इससे तो ऐसा तासर मिलता है कि ये शायद जान के हो रहा है, ऐसे नहीं है। ये जो उनके अमाल हैं उनको वो भुगतने पड़ रहे हैं। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड आज भी वो जाली जजमेंट जो कि एक एजेंडे के तहत नवाज शरीफ को जो सजा सुनाई गई वो आज भी स्टैंड करती है। तो जब तक वो खत्म नहीं होती तो हम तो नहीं इस चीज को मानेंगे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड। और अगर नहीं मानेंगे तो नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, बस यस नो में बता दें। मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ गया हूं आपकी मुस्कुराहट का मतलब। इलेक्शंस भी होंगे। ठीक हो गया, एक ब्रेक लेते हैं जी। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है राना एहसान साहब से। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। मलिक बोस्तान साहब भी जी हमारे साथ हैं। मलिक साहब, सबसे पहले मुझे ज़रा बताइएगा, IMF से पैसे आ गए, पहली ट्रेंच आ गई, दूसरी ट्रेंच वो कह रहे हैं जी टैरिफ सेटअप में देंगे, तीसरी ट्रेंच वो कह रहे हैं जी अगली हुकूमत में देंगे। सर, ये जो रुपी डॉलर रेट्स का जो आज भी एक इशू है, क्योंकि हुकूमत समझती है कि 250 पर आ जाएगा, जो ओपन मार्केट है, जो लोग हैं वो समझते हैं जी 300 पर जाएगा। ये ज़रा हमें समझाएं कि क्या इसको किस तरह आप देख रहे हैं और इसका गोइंग फॉरवर्ड क्या पोजीशन होगी? हमारे लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। जब बढ़ रहे होते हैं तो बड़े खुश होते हैं, जब गिर रहे होते हैं तो मानते नहीं है। हम वो फिर कहते हैं जी नहीं जी ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इसने फिर वापस जाना ही जाना है। उनको ये पक्का यकीन है कि इसने ना नीचे गिरने फिर वापस जाना है। जब यकीन ही यही तो अल्लाह कहता है जैसे गुमान करो मैं तो ऐसे ही चला देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी डिमांड सप्लाई, डिमांड बहुत है। एकदम मार्केट गिरी है। आप उस बायर जो 315 में नहीं खरीद रहा था उसको पता चला कि 270 में, फिर ये कल वैसा अमेरिका की और अमेरिकन बैंक की आ गई 340 हो जाएगा। फिर IMF ने सब ने यही ऐसे जी इन्होंने बड़े पैसे देने, इनके पास इतने पैसे है ही नहीं। तो 2 दिन से नेगेटिव खबरें चल रही थी, आपने सुना होगा। तो स्पेकुलेटर जो थे वो जिन्होंने बेचा था अब दोबारा 315-20 में वो दोबारा खरीदारी के लिए आ जाए हैं। और हमारी बदकिस्मती है कि आज बैंकों ने हमें डॉलर नहीं दिए, न कल दिए, न आज 3 दिन से बैंक डॉलर ही नहीं दे रहे। जाके हम मार्केट की डिमांड पूरी करें, डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जैसे आज हुआ, कल और नहीं देंगे तो कल और बढ़ जाएगा। फिर इसमें तो हमें जब हथियार ही नहीं देंगे, कारतूस ही नहीं देंगे, ना मार्केट का कैसे मुकाबला करेंगे? लेकिन मलिक साहब, इसकी क्या वजह है? ये बैंक्स ने आपको डॉलर्स नहीं दिए, इस क्राइसिस की क्या वजह है? ये चीज एकदम कैसे सरफेस हुई? मैं तो स्टेट बैंक को कंप्लेन कर करके थक गया हूँ। वो गोली दे देते हैं, आज देंगे कल देंगे, लेकिन पिछले हफ्ते से उन्होंने हमारी 3 मिलियन की डिमांड थी, टोटल 3-4 लाख डॉलर दिए हैं। बाकी जी अभी आ रहे हैं, हमारे जा रहे हैं। जो गोलियां देते रहते हैं बैठ के, हमारे हाथ पांव बांधे हुए उनके हवाले कर दिए। हम बगैर वेपन के कहते हैं इनके से मुकाबला करो मार्केट का। हम सट्टेबाजों का मुकाबला कैसे करें वेपन के बगैर? न तो हमें डायरेक्ट इम्पोर्ट करने देते हैं, ना हमें बैंक देते हैं। तो जो हमारी सारे किए किराए का पानी फेर दिया इन्होंने। कल भी नहीं दिए, आज भी नहीं दिए। मंडे को देंगे तो ठीक है, नहीं देगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमने तो बता दिया। ये बल्कि आपका सवाल मैं राना एहसान के पास भी लेकर जाने दें। ये फाइनेंशियल टीम के बड़े जाज़िब नज़ब वो एक्टिंग मेंबर हैं और बड़े ध्यान से इकोनॉमी को भी समझते हैं। राना साहब ज़रा जवाब दें, आप लोग स्टेट बैंक पैसे नहीं दे रहा, डॉलर नहीं दे रहा, मलिक बोस्तान साहब गिला कर रहे हैं, कह रहे हैं, फिर आप लोग कल को कहेंगे कि रेट ऊपर चला गया। जब स्टेट बैंक और बैंक्स देंगे नहीं डॉलर्स तो ये लोग आगे क्या करेंगे? वो कह रहे हैं जी इंपोर्ट भी नहीं हम इस वजह से कर सके हैं। नहीं कर रहा मार्केट के अंदर
जी जी आ रही है। स्टेट बैंक मार्केट में इंटरवेंशन नहीं कर रहा, अब मार्केट फ्री फ्लोटिंग है, और लेकिन क्योंकि ओपन मार्केट का जो हुजम है वो बड़ा छोटा है, और उसमें जो स्पेक्यूलेटर्स हैं वो डे टू डे आके खेलते हैं। लेकिन देखिए बात ये है, जिस तरह फिच ने आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो आउटलुक है उसको उसको अपग्रेड किया है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस से बाहर निकल रहा है। तो ये जो डे टू डे स्पेक्यूलेशन है, ये लॉन्ग टर्म इस मामले को में हार जाएगी, क्योंकि आपके रिजर्व बिल्डअप हो गया है। अब यानी कि उस तरह का प्रेशर नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अगर एक आधे दिन कोई थोड़ा डॉलर ऊपर चला गया है, कुछ नीचे आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल अब ये स्टेबलाइज हो गया है, क्योंकि देखें आपके पास रिजर्व बिल्डअप है। तो मैं समझता हूं ये एक दिन का अप डाउन इतना मैटर नहीं करता। ओवरऑल स्टेबिलिटी आपके एक्सचेंज रेट में अगले 6 महीने 9 महीने अब एग्जिस्ट करेगी। ठीक, मलिक साहब, जो राना एहसान साहब बात कर रहे हैं इस पे आप जवाब जरूर दें, लेकिन इसके बाद एक जो सवाल और एक जो पॉइंट अभी राना साहब ने उठाया और जो आप लोग भी उठाते हैं, ये जो स्पेकुलेटर्स हैं, सर ये मुल्क है, ये इकोनॉमी है इस मुल्क की, कि जो नॉर्मल पाकिस्तान लेवल के ऊपर स्पेकुलेटर्स आते हैं, आके पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिला के रख देते हैं, रुपये को उठा के नीचे फेंकते हैं, कभी कुछ करते हैं, और हम कुछ कर ही नहीं सकते उनका, क्योंकि उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। देखो ये बैंक के अंदर बैठे हुए बाहर इतने नहीं है, लेकिन असल मसला होता है डिमांड को पूरा करना। जब डिमांड आप पूरी करेंगे कभी भी डॉलर नहीं बढ़ेगा। पिछले दिनों हम डिमांड पूरी कर रहे थे मुसलसल, स्टेट बैंक ने बैंकों को कहा था कि आप इनको डॉलर दें, और अल्लाह का शुक्र उन्होंने हमें डॉलर दिए। हमने डॉलर 315 से कम करके अल्लाह का शुक्र है 270 पे है। हाँ। अब जब 270 पे है तब डॉलर मिलना बंद हो गए। अब हमने पिछले 3-4 दिन से, मैंने अभी राना साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि आप इन्हें कमर्शियल बैंकों को पाबंद करें। भाई जो हमारी डिमांड है वो तो दें कम से कम हम लोगों को, जिन्होंने बाहर जाना है। जब हम उन्हें मना करते हैं एक्सचेंज कंपनी, तो वो फिर जाहिर है ब्लैक मार्केट में जाते हैं, वो उनका काम ही बंदे को ब्लैकमेल करना। तो हमें ऑफिशियल मार्केट जब डिमांड पूरी करती है तो कौन जाएगा 4-5 रुपए डॉलर महंगा खरीदने, पागल है। फिर आज बैंकों ने भी जो है कल 273 का तक ले गए थे, आज दोबारा 278 कर दिया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये फिर मार्केट दोनों असर तो होता है, आया पता नहीं बैंकों में क्यों बढ़ा। तो हमारे बढ़ने की तो यही वजह, कल हमें डॉलर मिल गए, कल ही आप देखेंगे डॉलर 5-6 रुपए फिर गिर जाएगा। ठीक, अच्छा मलिक साहब, अब मुझे जरा ये बताएं, ठीक हो गया मलिक साहब, मुझे जरा ये बताएं, अब IMF से लोन आ गया और इस पूरी सूरत में जो इस वक्त राना एहसान कह रहे हैं वो एक टेम्परेरी कह रहे हैं, जी 1-2 दिनों का ये मसला है, रिजॉल्व हो जाएगा। आप क्या रेट देख रहे हैं, क्योंकि आप जो चीज कहेंगे वो ऑब्वियसली असर बहुत रख रही होती है मार्केट के ऊपर। आप क्या इस वक्त डॉलर की प्राइस क्या देख रहे हैं अब और आइंदा आने वाले 2-3 महीनों में? देखो प्राइस जो ब्लूमबर्ग के 240 ही है, हकीकत में कोई इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। सिर्फ डिमांड नहीं हमारी लोगों की पूरी हो रही, और ब्लैक मार्केट का वजूद आ जाता है। मतलब हमारे ऑफिशियल जब किसी को पैसे नहीं देंगे तो वो मनमाने कीमतों पे वहाँ उन्होंने फरोख्त करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, हमें कल से कमर्शियल बैंकों को अगर गवर्नमेंट हदायत कर दे सख्ती के साथ, जिसको भी आप डॉलर नहीं देंगे हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे, तो ताकि उन्हें खौफ हो, हाँ भाई इनके बैंकों में डॉलर पड़े हैं, कैश नोट आप देने आपका काम है। तो हमें सिर्फ और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ हमें कैश नोट दे दें, हम पब्लिक को देने के काबिल हो जाए, बस। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। राना एहसान, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी ये जो 22% इंटरेस्ट रेट है ये बिजनेस के लिए तो तबाहकुन है। ये चीज प्राइम मिनिस्टर को अब पता चली है, क्योंकि हम लोग तो मेरे ख्याल में बहुत अरसे से कह रहे हैं, ये तो 22 की बात कर रहे हैं, ये जो 15% से भी ऊपर की जो है सिंगल, जब आप डबल डिजिट पे चले जाते हैं और आप लेंडिंग शुरू करते हैं और आप कंपेयर करते हैं अपनी पूरे मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां से आपको इतनी इनकम हो रही हो, ये थोड़ी सी देर से नहीं आपको लग रहा प्राइम मिनिस्टर को पता चला कि 22% शरह सूद जो है वो तबाहकुन है बिजनेस के लिए? बिल्कुल, देखिए पता तो वजीर आजम को और सबको है कि हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो बिजनेस ग्रोथ के लिए पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये भी मॉनेटरी पॉलिसी भी आपकी जो है वो IMF के साथ आपका तय है कि ये इन्फ्लेशन लिंक्ड होगी और ये उसके मुताबिक जो है वो चलेगी। ये भी शराइत में से एक शराइत का हिस्सा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल टूट गया है, आपका अब जो एक्सचेंज रेट है वो मुस्तहकम हो गया है,
इम्प्रूवमेंट के इम्कानात हैं। जिस तरह मलिक बोस्तान साहब 240 का जिक्र कर रहे हैं कि वो आपका रियल एक्सचेंज रेट वहाँ कहीं आसपास आता है, तो मैं समझता हूँ ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि आगे आने वाले महीनों के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो काबू होगी, और अगर काबू होगी तो फिर आप इसको मॉनेटरी पॉलिसी को भी इम्प्रूव होते देखेंगे। आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे पॉसिबली गिरेगा, क्योंकि ये लिंक्ड है महंगाई की शरह के साथ, आपका ये मुआहदा है। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट रेट आप जो बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे होगा, ये तो एक बहुत ही बेहतरीन फैसला होगा अगर हुकूमत करती है, लेकिन इसको लेकर आप लोगों की कोई अंडरस्टैंडिंग IMF के साथ तो नहीं है कि हम इतने से इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं करेंगे या मजीद बढ़ाएंगे? देखें, ये इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड है। अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। बिल्कुल, तो यही आपका जो है वो उनके साथ। राना एहसान अफजल साहब बहुत शुक्रिया, मलिक बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया, सैयद नईम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। कल हम आपके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर मेंबरान हैं वो होंगे और उनसे वो सवाल करेंगे जो आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हर एक के जहन के अंदर। कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।